फरीदाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने लाल इको स्पोर्ट कार को जब्त कर लिया है। कार पार्क करने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फहीम के रूप में आरोपी युवक की पहचान की जा रही है। डॉक्टर उमर नबी का रिश्तेदार है संदिग्ध। तो ये लाल इको स्पोर्ट कार जो है ये आप देख रहे हैं, इसे जब्त कर लिया गया है। इसकी भी गहनता के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। एक i20 कार का जिक्र लगातार हो रहा था जिसमें ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद इस इको स्पोर्ट कार को भी यहां पर तलाशती हुई पुलिस नजर आ रही थी और इसे भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें, डॉक्टर उमर का रिश्तेदार है ये संदिग्ध। यहां पर इस इको स्पोर्ट कार को जिसने पार्क किया था उसे भी पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस ने लाल इको स्पोर्ट कार को जब्त कर लिया है। पुलिस इस मामले को लेकर के गहनता के साथ जांच पड़ताल कर रही है। फरीदाबाद से ही 2900 किलो विस्फोटक मिला था। उसके बाद से ही लगातार इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल जारी है। इस पूरे मामले को लेकर के इस लाल इको स्पोर्ट कार का भी एंगल सामने आया था और अब पुलिस ने इस इको स्पोर्ट कार को ढूंढ निकाला है। इसे पार्क करने वाले व्यक्ति को भी यहां पर जब्त कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो इस इको स्पोर्ट कार को पार्क करने वाले युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कहा जा रहा है कि ये युवक जो है ये उमर का रिश्तेदार है। फहीम के रूप में इस आरोपी की पहचान हुई है। डॉक्टर उमर का रिश्तेदार ये संदिग्ध बताया जा रहा है। तो फरीदाबाद में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी दीपक गौतम हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, इस खबर को लेकर के बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। लाल इको स्पोर्ट कार जो है इसे पुलिस ने ढूंढ निकाला है। इसे पार्क करने वाले को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद सरकार ने इसको आतंकवादी कृत्य माना और इसके बाद स्थिति लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं ये पूरी तरह से जांच में जुटी है। एक कार की तलाश की जा रही थी, i20 कार। 3 कारों का जिक्र था इस पूरे मामले में। शुरुआत से अगर हम देखें तो पहली कार जिसका ब्लास्ट लाल किले के बाहर हो गया, दूसरी कार i20, जिस i20 कार को कल देर रात पुलिस ने बरामद किया खदावली गांव से। फरीदाबाद का गांव खदावली है, धौज गांव जहां ये यूनिवर्सिटी है, इसके धौज गांव जहां ये यूनिवर्सिटी है, इसके आगे जो गांव पड़ता है फतेहपुर तगा और फतेहपुर तगा के आगे ये गांव पड़ता है खदावली। तो खदावली गांव में इस i20 कार को बरामद किया गया। i20 कार को बरामद करने के बाद पुलिस को इस बात का शक था कि इसमें विस्फोटक हो सकता है, इसीलिए आसपास किसी को जाने नहीं दिया गया। पूरी तरह से उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, किसी की भी एंट्री वहां पर रोक दी। इसके बाद देर रात तक वहां पर टीम जो है वो जांच में लगी रही और इसके जांच के बाद जिस व्यक्ति ने उस गाड़ी को वहां पार्क किया है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। अब इस कार से क्या बरामद हुआ है इसकी ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस की बात का इंतजार करना पड़ेगा, पुलिस के बयान का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर इस गाड़ी से पुलिस को क्या मिला है। तमाम तरीके की जांच एजेंसीज की चल रही है। एक और गाड़ी जिक्र आ रहा है, चूंकि 3 गाड़ियों का मैंने जिक्र किया। पहली गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ, दूसरी गाड़ी i20 और तीसरी एक और गाड़ी है जिसका आतंक का कनेक्शन जिससे बताया जाता है। तो अब पुलिस की नजर पूरी तरह से उस तीसरी गाड़ी पर है। जो तीसरी गाड़ी कहाँ है, किस स्थिति में है, उसके लिए लगातार जांच की जा रही है। इन तमाम लोगों को जिनको अब तक हिरासत में लिया गया है, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब इन तमाम लोगों से पूछताछ के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके की आतंक की ये पूरी की पूरी साजिश रची गई, उस आतंक की साजिश में सबसे बड़ा जो रोल निकलकर सामने आया, वो रोल निकलकर सामने आया है अल फलाह यूनिवर्सिटी का। क्योंकि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ये तमाम लोग अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और अल फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से आतंक का केंद्र बनती हुई इस पूरे मामले में नजर आई है। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि उनके यहाँ ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति तीनों जो गिरफ्तार हुए हैं, ये सिर्फ यहाँ पढ़ाते थे, इसके अलावा इनका कोई रोल वहां नहीं था। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है। लेकिन तीनों लोगों का, और ऐसे लोग जिन लोगों को पहले से जिस यूनिवर्सिटी में ये लोग पढ़ाते थे वहां से बर्खास्त कर दिया गया हो और वहां अगर इनको यहाँ आकर फरीदाबाद में अगर उनको नौकरी मिलती है तो ये बड़ी बात सामने आती है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक
डॉक्टर उमर जिसकी बात की जा रही है, जो कि मारा गया। इसके अलावा एक और डॉक्टर था जो वहां जम्मू कश्मीर में नौकरी किया करता था और उसे वहां से बाकायदा सस्पेंड किया गया था। उसको देश विरोधी गतिविधियों के चलते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उसको सस्पेंड कर दिया था। और इसके बाद भी उसको अल फलाह यूनिवर्सिटी में बिना उसके बैकग्राउंड को चेक किए नौकरी दे दी जाती है, और नौकरी देने के बाद वो यहाँ काम करता है। तो तमाम चीजें देखी जा रही हैं। इस बीच एक और नई खबर ये आई कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर लिया गया, और हैक कर उस पर लिखा गया कि देश विरोधी पाकिस्तान वापस जाओ। तो तमाम जो गतिविधियां हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारी वेबसाइट को हैक किया गया था। अब सवाल जो है वो सवाल सिर्फ ये कि बड़ी साजिश, जिस तरीके से बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, तो ये करना क्या चाहते थे? जी दीपक जी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये करना क्या चाहते थे। दीपक जी, इसी के साथ साथ जिस तरीके से एक भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो भी जुटाया जा रहा था, क्या इस अमोनियम नाइट्रेट को जुटाने के लिए यूनिवर्सिटी की लैब का प्रयोग किया जा रहा था? इसको लेकर के, इस एंगल को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही? देखिए, शुरुआती जो खबर आ रही थी, शुरुआती खबर इस बात की आ रही थी कि ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, यहाँ की लैब का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पास इस तरह की कोई भी चीज नहीं है, हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि लैब का इस्तेमाल हमारे कोई व्यक्ति कर सके। तो लैब का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ तौर पर कर दिया। अब जो दूसरी चीज सामने आ रही है, जो जांच एजेंसी जांच कर रही हैं, तो उन्होंने पाया कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट जैसे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि विस्फोट काफी जबरदस्त था। तो अभी तक जो माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये जिस विस्फोटक पदार्थ से हुआ है, वो विस्फोटक पदार्थ जो है वो जो मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज किया जाता है, ये वो उस तरीके का ब्लास्ट है। तो इस बात में भी तमाम तरीके की चीज चल रही है, तमाम तरीके की इंक्वायरी चल रही है। अब आप इस चीज को देखिए कि जब हम बात करते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जिक्र बार बार करना इसलिए जरूरी है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जिस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र लगातार हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी आखिर है किसकी? इस यूनिवर्सिटी के जो संचालक हैं ये आखिर हैं कौन? इनका अपना रिकॉर्ड क्या रहा है? तो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है वो जानकारी ये है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन जो है ये जामिया नगर में एक ऑफिस बना हुआ है, वहां से होता था। एक परिवार के 3 लोगों ने मिलकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। लेकिन खास बात ये कि इसका जो मैनेजिंग ट्रस्टी है उसका नाम एक घोटाले में सामने आ चुका है। अगर टाइमिंग के हिसाब से हम बात करें तो टाइमिंग आप इस तरीके से समझिए कि 1995 में ये अल फलाह ट्रस्ट जो है ये बनाया गया, 97 में ट्रस्ट ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, 2010 में इसे नेक्स्ट से ए ग्रेड मिला, 2014 में इसको यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली, और 2019 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो ये चीज तो है कि यूनिवर्सिटी के साथ क्या रहा। लेकिन अभी स्थिति ये कि जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, अब जो सूत्र बता रहे हैं वो सूत्र ये बता रहे हैं कि प्लानिंग इस बात की गई थी कि लाल किले के आसपास ब्लास्ट किया जाए, पहले ब्लास्ट किया जाए लाल किले के आसपास। और वो ब्लास्ट कब किया जाए? वो ब्लास्ट किया जाए 26 जनवरी के आसपास। लेकिन वो ब्लास्ट किसी वजह से नहीं हो पाया। तैयारी इस बात की थी कि 26/11 की तरह कई स्थानों पर एक साथ हमले किए जाए और एक साथ कई जगह पर ब्लास्ट हो। अब 26/11 का मैं जिक्र करता हूं तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि 26/11 को क्या हुआ था। 26/11/2008 को पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते कुछ आतंकी आए, मुंबई में घुसे, और मुंबई में घुसने के बाद एक साथ कई जगह पर उन्होंने ब्लास्ट की और कई लोगों की मौत हुई, फायरिंग हुई, तमाम तरीके की घटना देखने को मिली थी। बहुत बड़ा हादसा था जिसने देश की आर्थिक राजधानी को दहला दिया था। तो पूरी कोशिश इन तमाम लोगों की ये थी कि 26/11 की तरह से हमला किया जाए पूरी तरह से, लेकिन ये नहीं हो पाया। जी दीपक जी, ये पूरी की पूरी साजिश जो है इनकी ओर से रची गई थी। इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि तमाम सबूत तो यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं, क्या डिजिटल सबूत भी यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं? इनके फोन कार्ड्स लिए गए हैं, इनके लैपटॉप्स भी जब्त किए गए हैं, क्या उनको लेकर भी, उस एंगल को लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है दीपक जी? देखिए, इस तरह का जब भी कोई घटना होती है तो इस तरह की घटना में तमाम तरीके के साइंटिफिक, इलेक्ट्रॉनिक और फील्ड बेस्ड एविडेंस जो है ये बहुत मायने रखते हैं। और तमाम तरीके के इनके जो फोन है, कई इंफॉर्मेशन इस तरीके की भी आई कि कुछ लोगों ने अपने फोन के डाटा को डिलीट कर दिया है, कुछ लोगों ने वो जो चैट है उस चैट को डिलीट कर दिया है। तो वो तमाम चैट एजेंसीज ने बरामद करनी है, और उन एजेंसीज की जो चैट बरामद हुई है उनसे पूरी तरह से ये पता चल रहा है कि ये साजिश रची जा रही थी, पूरी तरह से प्लानिंग की जा रही थी पूरी तरह से। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 26/11 की तरह तैयारी एक बार की जा रही थी।
इन्हीं चीजों से ये जो सूत्र हैं, ये जो इनके चैट्स हैं, इनसे जानकारी जो मिल पा रही है कि प्लानिंग क्या थी। प्लानिंग थी, सबसे पहली जो प्लानिंग हुई वो प्लानिंग थी 26 जनवरी को लाल किले से ब्लास्ट करने का, लाल किले में ब्लास्ट हो, ये प्लानिंग थी। लेकिन वो प्लानिंग किसी वजह से फेल हो गई। इसके बाद दूसरी प्लानिंग थी। दूसरी प्लानिंग क्या थी? दूसरी प्लानिंग ये थी कि 6 दिसंबर को ये बाबरी ढांचा विध्वंस की जो बरसी है, इसके आसपास ये विध्वंस किया जाए। लेकिन ये प्लानिंग भी धीरे धीरे कैंसिल हुई, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस ने और जम्मू पुलिस ने ये कार्रवाई की। हमें समझना ये पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस शुरू किस तरीके से हुआ, कैसे आखिर ये तमाम चीजें जो हैं ये सिरे तक पहुंच पाई। देखिए, ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है ना, इस आतंकी मॉड्यूल को जब आप देखेंगे तो ये आतंकी मॉड्यूल कैसे सामने आया? ये आतंकी मॉड्यूल सामने आया तब जब कश्मीर में जैश के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। कहाँ लगे? जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगाए गए। किसके समर्थन में थे? जैश के समर्थन में थे। अब जब वो पोस्टर लगे तो एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब जांच शुरू हुई तो जांच शुरू होने के बाद लखनऊ से सहारनपुर से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। उससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल, जो फरीदाबाद के अल-फलाह कॉलेज में प्रोफेसर है, ये भी उसमें शामिल है। इसको गिरफ्तार किया गया। फिर नाम आया साइना का। साइना जो कि इसी अल-फलाह जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर डॉक्टर है, इसका नाम आया। इसके बाद नाम आया डॉक्टर उमर का। ये तमाम छापेमारी जब होनी शुरू हुई और 2900 किलो से ज्यादा जब एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, इसके अलावा जो तमाम पिस्टल और अत्याधुनिक हथियार पकड़े गए, तब अब तक जो जानकारी मिल पा रही है, तब अचानक ये डॉक्टर उमर घबरा गया। इसको समझ में आया कि पूरा का पूरा भेद तो खुल चुका है, तमाम लोग लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और ये उसी समय अपनी गाड़ी को लेकर, जिस गाड़ी से लाल किला के पास ब्लास्ट हुआ, इस गाड़ी को लेकर ये फरीदाबाद से निकल गया, दिल्ली पहुंचा। काफी लंबा, बहुत स्लो स्पीड में ये दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर लाल किले की पार्किंग में इसने गाड़ी लगाई। काफी देर वहां इंतजार किया। वहां इंतजार करने के बाद गाड़ी को लेकर निकला। और जिस तरह की पूरी प्रोसेस को हम देख पा रहे हैं, जितना प्रोसेस समझ में आ रहा है वो ये कि हताशा में कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट हो गया। हताशा में कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट कर दिया गया, क्योंकि उमर को ये समझ में आ चुका था कि अब वो फंस चुका है, अब वो बचने जी दीपक जी, कहीं ना कहीं हाबड़तोड़ में ये पूरा के पूरा ब्लास्ट जो है ये किया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ये तमाम जानकारी आपने देखी। इसी के साथ